मेरे प्यारे रसगुल्ला और रसगुल्लियों, आपके सामने आज मैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर किसी एग्ज़ाम में, जैसे उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का पेपर होता है, यूपी पुलिस, यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ, सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ और केवीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं वहाँ पर यहाँ से हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मैं ये सारी अनुसूचियों के बारे में आपको क्रमबद्ध से बताता हूँ और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लर्न भी कर पाएंगे और मैं आपको बातों बातों में ही याद करवा दूँगा। जैसे कि मेरे प्यारे रसगुल्ला और रसगुल्लियों, आपको पता है कि संविधान में प्रथम अनुसूची में वर्णन दिया गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, भारत राज्यों का संघ होगा। प्रथम अनुसूची में आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में, या कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन एंड टेरिटरी। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं बात करता हूँ अनुसूची 2 पर। अनुसूची 2 में कहा गया है कि दो नंबरी का मतलब होता है 2 पैसे लेकर भाग गया। मतलब कह सकता हूँ 2 नंबरी का मतलब होता है 2 पैसे लेकर भाग गया, वेतन और भत्ते मेरे 2 पैसे नहीं दिए और लेके भाग गया। कह सकता हूँ कि वेतन और भत्ते का वर्णन मेरे प्यारे बच्चों अनुसूची 2 में दिया गया है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि किन किन पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता अनुसूची 2 में दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में 9 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका वर्णन अनुसूची 2 में दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी अगर अनुसूची को एग्जामिनर डिफ़िकल्ट बनाना चाहता है तो यहाँ से आपको 3 ऐसे ऑप्शन रख देगा जिन पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया गया है, और चौथा ऑप्शन ऐसा रख देगा जो कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको पता होगा या नहीं भी होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। कह सकता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन, राज्यों के राज्यपाल का वेतन और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन। आपको पता है कि भारतीय संविधान में प्रथम महिला एकमात्र जो लोकसभा अध्यक्ष हुई थी जिनका नाम था मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष हुई थी। उसके बाद राज्यसभा की सभापति और उपसभापति का वर्णन, और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन, उसके बाद राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वर्णन अनुसूची 2 में आता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वर्णन अनुसूची 2 में आता है। इनको वेतन यहाँ से मिलता है अनुसूची 2 से। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वर्णन अनुसूची 2 के माध्यम से ही आता है। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी वर्णन अनुसूची 2 में शामिल है। इन सभी 9 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका वर्णन अनुसूची 2 में आता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अनुसूची तीसरी आती है। कह सकता हूँ अनुसूची तीसरी में हमारे 3 शब्द स, प, थ, शपथ का वर्णन हुआ। 3 शब्दों में शपथ हुआ, स, प, थ। 9 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में आता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शामिल नहीं किया गया है। 3 पदाधिकारियों में
तीन पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मेरे प्यारे बच्चों राज्यपाल का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं आता है। अनुसूची 3 में नहीं आता है। ये शपथ अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 69 के तहत और राज्यपाल शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के तहत। इन सभी पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन विभिन्न अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल शपथ लेता है अनुच्छेद 159 में। उसके बाद वर्णन आता है भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मैं बात करता हूँ अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है अनुसूची 5 में। कह सकता हूँ एससी और एसटी समुदाय का वर्णन अनुसूची 5 में आता है। उसके बाद वर्णन मैं करता हूँ अनुसूची 6 की। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 4 राज्यों का वर्णन जो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का वर्णन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 4 में किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। आपको पता होगा कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों का वर्णन अनुसूची 6 में रखा गया है। मेघालय, आपको पता है कि मेघालय में गारो और खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा कहलाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जैसे संघ सूची हुई, राज सूची हुई और समवर्ती सूची हुई। 3 प्रकार की सूचियों पर बात की गई है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। मैं कह सकता हूँ कि संघ सूची का अर्थ होता है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, वो समवर्ती सूची कहलाती है। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद मैं बात करता हूँ अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित प्रमुख भाषाओं का वर्णन किया गया है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में या मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थीं जब संविधान लागू हुआ था। उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां भी थीं। उसके बाद विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। मैं आपको बता देता हूं कि मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थीं। वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी भाषाएं जो हमारे विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 15वीं भाषा जिसका नाम है सिंधी, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 कह सकता हूँ कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में एक शब्द है नमक। नेपाली, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी,
कासे कोकड़ी इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। नमक से 3 शब्द को याद करना है और 3 भाषाएं ही इन शब्दों पर, इन वर्णों पर हैं। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। ये आपकी हुई 18 भाषाएं। और 4 भाषाएं हमारी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 कह सकता हूँ कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया है। मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। मौसी डब साबुन, माँ से हुआ मैथिली, सा से हुआ संथाली, डब डा से हुआ डोगरी और बा से हुआ बोडो। इन 4 भाषाओं को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ा गया, 2003 में जोड़ा गया। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट अनुसूची, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को इसमें कह सकता हूँ कि भूमि सुधार से संबंधित है। इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट अनुसूची हमारी आती है 10वीं अनुसूची। इसे भी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया, जिसमें विषय रखा गया एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ। कह सकता हूँ कि दल और बदल जैसे कानून को 10वीं अनुसूची में रखा गया है, 10वीं शेड्यूल में रखा गया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट अनुसूची की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। आपको ज्ञात है कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 24 अप्रैल को पंचायत डे मनाया गया था। आपको पता है कि 11वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 29 विषयों को शामिल किया गया है। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। इसे पूर्णतः 1993 में लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट अनुसूची की मैं बात करता हूँ 12वीं अनुसूची, 12 शेड्यूल। 12वीं अनुसूची में कहा गया है कि नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकरण और वह जिम्मेदारी अनुसूची 12 में रखा गया है। कह सकता हूँ कि नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर क्षेत्र का वर्णन अनुसूची 12 में है। इसे 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। इसमें वर्तमान समय में 18 विषय शामिल हैं। तो ये सारी अनुसूचियों पर मैंने डिस्कस किया आपसे, और इन सभी अनुसूचियों पर किसी भी परीक्षा में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, इनको यहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है और कभी भूल भी नहीं सकते। थैंक यू।